नमस्कार। जो संधि हम लोग पढ़ रहे थे तो संधि में हम लोग स्वर संधि शुरू किए हुए थे। तो हम लोग आज उसका तीसरा जो प्रकार है गुण संधि हम लोग उसको पढ़ेंगे। यदि आप पीछे का नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक होगा, आप उसमें जा कर के देख लीजिएगा। तो हम लोग तीसरा जो संधि पढ़ना है हम लोग उसका स्वर संधि का तीसरा प्रकार, उसका नाम है गुण अच संधि या गुण संधि या गुण स्वर संधि। अच का मतलब होता है स्वर। तो हम लोग यहाँ पे गुण संधि या गुण अच संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका हमारे बुक में वो हम लोग जानते हैं, इसका सूत्र दिया हुआ है आद गुणः। तो यदि कहीं क्वेश्चन पूछता है आपसे कि गुण अच संधि का सूत्र क्या होता है तो हम लोग उसका लिखेंगे आद गुणः। अब हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो ये लिखा हुआ है आद गुणः। तो यहाँ हम लोग देखेंगे आद गुणः में ये एक अच प्रत्यय लगा हुआ है, आद प्लस अच और गुणः। तो ये तीन चीज से मिलकर बना हुआ है, आद अच और गुणः। ठीक है, आद अच और गुणः। तो ये बन गया मेरा आद गुणः। इसका मतलब है कि वैसा संधि जिसमें आद अच और गुण तीनों शामिल हो, मतलब कि आद और अच मिलकर के क्या बनेगा, गुण। तो संस्कृत के पाणिनि व्याकरण में गुण जो है वो अ, ए और ओ को कहा गया है। ठीक है, और अच का मतलब होता है सभी स्वर, लेकिन यहाँ हम लोग अ, ई, उ, री और री को लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 को लेंगे। और आद का मतलब होता है अ और आ। संस्कृत के पाणिनि व्याकरण में ये जो है इसका है ये दो ही है, अ और आ। और अच में आ गया मतलब स्वर में सभी स्वर आएंगे, चाहे वो दीर्घ हो या ह्रस्व हो, कुछ भी हो। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये यहाँ पर यदि अ प्लस अ करेंगे, मतलब आद प्लस अच करेंगे तो क्या बनेगा, गुण बनेगा। मतलब हम लोग यहाँ पर यदि आद प्लस अच कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये गुण। ठीक है, कहने का मतलब है यदि हम लोग अ प्लस अ करेंगे तो आना चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पर इसमें एक, यहाँ पर हम लोग अ प्लस अ को छोड़ेंगे, मतलब हम लोग यदि इसको सिर्फ छोड़ देते हैं, इसको हम लोग नहीं लेंगे, तब हम लोग देखेंगे क्या होता है। सो तो हम लोग अ प्लस ई चलेंगे तो ए बनेगा। ठीक है, अ प्लस ई चलेंगे तो ये बनेगा, आ प्लस ऊ चलेंगे तो ओ बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे कि ये आखिर इसका निर्माण कैसे कैसे होता है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये कंठ तालु, इस जिसका उच्चारण स्थल जो होगा उसके अनुसार ही ये बनता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं अ प्लस आ। ठीक है, ये दो ठो को हम लोग ले लिए, अ आ प्लस हम लोग अब अच को लेंगे। ये मेरा आदि है, माने आद है, और अच ले रहे हैं तो अच के जगह पर हम लोग ले रहे हैं ई। या तो ये ह्रस्व ई होगा या तो दीर्घ ई होगा। तो ये बनेगा क्या, तो हम लोग इसको देखेंगे पहले ये बनता कैसे है। तो अ और आ का उच्चारण स्थल क्या है हम लोग देख लें, तो ये कंठ है। और ई तालु है। इसका उच्चारण स्थल कंठ और इसका उच्चारण स्थल तालु। तो कंठ और तालु का जब उच्चारण स्थल होगा तो वैसा शब्द बनेगा जो कंठ और तालु दोनों के मिलने से, जिसका उच्चारण स्थल कंठ और तालु दोनों हो। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये ए जो है इसका उच्चारण स्थल कंठ व तालु दोनों है, दोनों से उच्चारण होता है। तो कंठ और ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि आद में और अच में, तो आद का जो उच्चारण स्थल है वो देखेंगे और अच का जो उच्चारण स्थल है वो देखेंगे। तो वो दोनों के मिलने से वैसा शब्द बनेगा, वैसा वर्ण बनेगा, वैसा अक्षर बनेगा, वैसा वर्ण बनेगा जो जिसका उच्चारण स्थल दोनों का मिक्स हो।
तो हम लोग यहाँ पर देखें कि आद प्लस अच किए तो गुण बन रहा है, तो ये यहाँ पर ए बन गया। अब हम लोग फिर दूसरा लेते हैं, अ प्लस आ। अब यहाँ हम लोग ऊ ले लेते हैं। ये उ दीर्घ भी हो सकता है, हर्ष उ भी हो सकता है। तो इसका उच्चारण स्थल क्या है? इसका उच्चारण स्थल है कंठ और इसका उच्चारण स्थल है ऊ। तो देखेंगे हम लोग ओष्ठ। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका जो उच्चारण स्थल होगा ये दोनों को मिला करके होना चाहिए। वैसा इसमें से हम लोग गुण में खोजेंगे कि वैसा गुण जिसका उच्चारण स्थल कंठोष्ठ हो। क्या होना चाहिए? कंठोष्ठ होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब हम लोग ओ बोलेंगे, ओ, तो ओ का उच्चारण स्थल कंठोष्ठ है, कंठ भी है और ओठ भी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओ। क्लियर है? यहाँ हम लोग अ और आ ले लिए। इसका उच्चारण स्थल कंठ है, इसका उच्चारण स्थल तालु है। तो इससे जो बनेगा कंठ और तालु दोनों से उच्चारण होने वाला बनेगा। तो ए ले लिए हम लोग, कंठ से व तालु दोनों से होता है। इसके बाद हम लोग देखें कि अ और आ, तो कंठ होता है इसका भी उच्चारण स्थल, और ऊ यहाँ लेंगे हम लोग अच में, तो ऊ है। ऊ का उच्चारण स्थल क्या है? तो ओष्ठ है। तो अब इसका जो होगा, जो भी इससे जो बनेगा, ये दोनों से मिक्स बनना चाहिए, जिसका कि उच्चारण स्थल कंठ भी और ओष्ठ भी हो। तो कंठोष्ठ ओ। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि अ आ मिल करके ई, अ आ और ई मिल करके ए, अ और आ प्लस ऊ करेंगे तो ओ बनेगा। अब बचा मेरे पास अ आ प्लस, अब हम लोग री लेंगे। ये री हर्ष री भी हो सकता है, दीर्घ री भी हो सकता है। तो अब यहां हम लोग इसको देखेंगे कि इसका उच्चारण स्थल क्या है। तो ये तो है कंठ और इसका उच्चारण स्थल होता है मूर्धा। ठीक है, तो कंठ और मूर्धा। तो यहां हम लोग देखेंगे क्या कि ये जब भी बनेगा अब, तो ऐसा बनेगा जिसका उच्चारण स्थल ये दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, कंठ और मूर्धा से कोई भी उच्चारण नहीं होगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये यहाँ पर जब भी बनेगा तो वो अस्थानीय बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इससे, और ये हलंत लगा हुआ है। फिर हम लोग के पास बचा मेरा री, तो अ और आ मिल करके क्या बनाएगा? अ और आ ये री के साथ मिला तो ये बनेगा अल। तो ये जो हमारा जो सूत्र था आद गुणा, ये आद अच और गुण के कारण बना हुआ है। आद अच और गुण मिल करके आद गुना हो गया। और हम लोग यहाँ पर देख लिए कि आद में आता है अ और आ, अच में आता है अ ई उ री री, और गुण में आता है अ ए ओ। तो हम लोग यहाँ से ये वाला को हम लोग हटा देते हैं। बचा मेरे पास ए और ओ, तो हम लोग यहाँ से ये ए और ओ का हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अब सूत्र का व्याख्या देखने के बाद अब हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे, अ आ इत्योनयो पश्चात ई उ री री वेति वर्ण आगच्छति। कहता है कि अ आ के बाद यदि ई उ री और री वर्ण आता है तो क्रमशः ए ओ और अल में बदल जाता है। मतलब ये सामान्य जो हम लोग जो अभी जो देखे उसी का हम यहाँ पे शॉर्टकट ये नियम हम लोग निकाले कि अ आ मिलेगा, अ और आ ये दोनों में से कोई भी यदि ह्रस्व ई और दीर्घ ई से मिलता है तो क्या बनेगा? ए। फिर अ और अ या आ ह्रस्व उ या दीर्घ उ से जब मिलेगा तो ओ का उच्चारण होगा। फिर अ या आ री के साथ मिलेगा तो अर का उच्चारण होगा। अ और आ मिलेगा और ली के साथ मिलेगा, अ और आ यदि री के साथ मिलेगा तो वो अल का उच्चारण होगा। अब हम लोग इसको देखते हैं उदाहरण के साथ। तो हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं, हम इधर लिखे हुए हैं। और अब हम इस संधि का जो ये सूत्र जो हम लोग देखे थे उसका हम लोग पालन करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है देव। जब देव बोलते हैं तो अंत में
अ का उच्चारण होता है तो अ प्लस ई मिलेगा तो क्या बनेगा ए। तो हम लोग इसको लिखेंगे देवेंद्र, ए हो गया। फिर महा जोड़ इंद्र, आ जोड़ ई तो ए बनेगा तो महेंद्र। जब हम लोग रमा का उच्चारण करते हैं तो यहां पर आ का उच्चारण होता है और ये आ प्लस ई क्या होगा ए। तो हम लोग इसको लिखेंगे रमेश। फिर देखेंगे सूर्य प्लस उदय तो यहां पे अ प्लस उ, तो हम लोग जानते हैं अ प्लस उ मिलेगा तो क्या होगा ओ। तो हम लोग इसको लिखेंगे सूर्योदय। सूर्योदय हो गया। फिर यहां देखेंगे आ प्लस उ तो महा प्लस उ तो महो, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे महोत्सव। फिर देखिए जल प्लस उर्मी, तो जल जब बोलते हैं तो यहां पर अ प्लस दीर्घ उ है तो ये भी हो जाएगा जलोर्मी। तो हम लोग लिखेंगे जलो और ये जलोर्मी, ठीक है। फिर देव जोड़ ऋषि, यहां अब देखिएगा अ प्लस री तो क्या बनेगा अर का मत अर में र में हलन था मतलब आधा र, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे देवर्षि। इसको लिखेंगे हम लोग देवर्षि, ठीक है देवर्षि। वर्षा प्लस ऋतु तो वर्षा ऋतु, तो हम लोग इसको लिखते हैं वर्षर्तु। ठीक है, ये हो गया वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु। और लग गया यहां पे, ये वर्षा था तो वर्ष लिख दिए और अर्तु उच्चारण हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। वर्षा ऋतु था तो वर्षा ऋतु नहीं लिखेंगे, वर्षा अर्तु। तो प्लस ऋकार है तो आधा ल का उच्चारण होगा ना, पूरा ल नहीं होगा, तो तवल कार ये लिखेंगे हम लोग। तो ये हम कोशिश तो किए कि आपको हम समझा दें कि गुण अच संधि क्या है। हम लोग यहाँ पर आद गुण सूत्र का भी हम लोग देखे व्याख्या कि आद प्लस अच बराबर गुण। आद में क्या क्या आता है तो अ और आ आता है, अच में क्या आता है तो अ ई उ री री, और फिर बाकी गुण हो गया। तो गुण में क्या बनेगा तो हम लोग देखें ए ओ अर और अल, यही बनता है। इसी के आधार पे हम लोग ये संधि को किए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।